Assalamu alaikum students. In this video lecture we are going to study about culture, health and society. कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी का जो आपका सब्जेक्ट है इसके 2 क्रेडिट आवर्स हैं. इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं हमारे पास और सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सोशो कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स. अब देखा जाए अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपके सब्जेक्ट में 3 टर्म्स हैं, कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी. कल्चर मतलब कि हमारी जो रिवायात हैं, सकाफ़त है, और हेल्थ हमारी सेहत, एंड सोसाइटी हमारा माशरा. इन तीनों का आपस में क्या लिंक है, किस तरह से ये तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे आपके इस सब्जेक्ट के अंदर. अगर हम पहले चैप्टर को देखें तो इसमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन, तारुफ है, सोशो कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. सोशो कल्चरल में आ जाएगा आपका सोसाइटी मतलब कि हमारा जो माशरा है, हमारा जो समाज है, और कल्चर बेसिकली जो हमारी रवायात हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं. एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं ह्यूमंस की जितनी भी करैक्टर्स हैं, उनकी ट्रेड्स हैं, उनकी जो नेचर है उसको स्टडी करते हैं. तो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी जो है ये एक साइंस की ब्रांच है, आप कह सकते हैं एक सोशियोलॉजी की ब्रांच है, जिसके अंदर हम स्पेसिफ़िकली ह्यूमन नेचर को स्टडी करते हैं. ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ से चलते हैं. सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम स्टडी करेंगे सोशियोलॉजी को एज ए साइंस, इट्स नॉलेज एंड मेथड्स. जितने भी मेथड्स हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं साइंस की और सोशियोलॉजी की, उनको स्टडी करेंगे. सेकंड पे हमारे पास आ जाता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी को डिटेल में स्टडी करना है हमने, और उसका जो रिलेशनशिप है हेल्थ के साथ, मतलब कि इसमें टोटल इंसान की जितनी भी हिस्ट्री रही है ना उसकी नेचर की, इसमें 3 बेसिकली हम एजेस पढ़ेंगे. जिसमें स्टोन एज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज थी, फिर उसके बाद हमारे पास मीज़ोलिथिक एज आ जाएगी, एंड देन नियोलिथिक एज आएगी. और इन तीनों एजेस में इंसान के किस तरह की नेचर थी, उसका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन क्या था, वो किस तरह के घरों में रहते थे, और उनकी हेल्थ कंडीशन क्या थी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मेडिसिन. ईस्टर्न और वेस्टर्न मेडिसिन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक रूल है, उसको हमने स्टडी करना है. मशरक़ी और मगरबी जो मेडिसिन है, बेसिकली मगरबी और मशरक़ी तिब के बारे में हमने यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, जो उनके बुनियादी असूल हैं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स. ठीक है, सोसाइटी मतलब कि माशरे का जो कॉन्सेप्ट है हमने उसको स्टडी करना है. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. तो हमने माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल, दोनों लेवल्स पे हमने सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इलनेस, डिजीज़, सोसाइटी एंड कम्युनिटी. इसमें हम लोगों ने हेल्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि हेल्थ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इलनेस क्या है, बीमारी क्या है, डिजीज़ क्या है. डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी जो नॉर्मल कंडीशन है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है बंदे की फ़िज़िकल स्टेट में या मेंटल में या इमोशनल में, तो उसको बेसिकली हम डिसीज़ बोलते हैं. सोसाइटी एंड कम्युनिटी, सोसाइटी और कम्युनिटी का डिफरेंस पढ़ेंगे, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों की डेफिनेशंस क्या हैं. हेल्थ एज ए एंड डिजीज़ एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर. इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो सेहत और बीमारी है ये एक प्रोडक्ट है ऑफ सोशल बिहेवियर, जो हमारा समाजी बिहेवियर्स होते हैं, हमारे रवैये होते हैं, ये उसका एक नतीजा है, कह सकते हैं ये उसका एक फ़ाइनल प्रोडक्ट है. इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट हमने पढ़ना है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट हीलिंग सिस्टम्स एंड प्रैक्टिशनर्स. हीलिंग के कौन कौन से डिफरेंट सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उसको स्टडी करेंगे. और प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिस करने वाले जो बेसिकली लोग होते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ना है एक्सप्लोर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड हीलिंग इन इलनेस. हम सबको पता है कि डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक बिलीव्स होते हैं. अगर कोई बीमार हो जाता है या किसी बीमारी से बचने के लिए भी कुछ अकीदे होते हैं, जैसे कि जिन चीज़ों पे हम लोग ईमान ले आते हैं, बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, उन चीज़ों को हम बिलीव्स कहते हैं. तो रिलीजन्स में भी डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं. कुछ लोग कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि स्पेसिफ़िकली उस रिलीजन से ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब कि वो उस रिलीजन के अंदर ही हो रही होती हैं. उसको करके लोगों को लगता है कि हम किसी एक स्पेसिफ़िक जो बीमारी है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे महफूज रह सकते हैं. या अगर कोई बीमार हो गया तो उसको हीलिंग सिस्टम में भी कहा जाता है कि फ़लाँ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई किसी चीज़ पे दम करवा रहे हैं या कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो बेसिकली हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, वो हमारे बिलीव्स होते हैं. उनका मेडिसिन से क्या रिलेशन है या नहीं है उसको हम इसमें स्टडी करेंगे.
अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो सोशियोलॉजी कहते हैं एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स है। इंसानों के जो ग्रुप्स होते हैं बेसिकली उनकी साइंटिफिक स्टडी, जब हम उनको एक साइंटिफिक लेवल पर स्टडी करते हैं तो उसको हम सोशियोलॉजी का नाम देते हैं। उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। इसमें ह्यूमन के ग्रुप्स को पढ़ते हैं, उनके ओरिजिन को पढ़ते हैं। ओरिजिन मतलब कि इर्तिका, इंसान, उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख्त क्या है, उस ह्यूमन ग्रुप की, उसका फंक्शन, काम क्या है और उनके बिहेवियर, उनके रवैये क्या हैं ऑफ इंडिविजुअल्स इन दिस ग्रुप्स। मतलब कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन ग्रुप्स को, उनके ओरिजिन को, स्ट्रक्चर को, मतलब कि उनकी साख्त को, काम करने के तरीके, उनके बिहेवियर्स। लेकिन उन ग्रुप्स के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं ना, जो अफराद हैं, उनको हम लोगों ने आगे से इन करैक्टर्स को स्टडी करना है। तो सोशियोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स है, उनके इर्तिका, उनका स्ट्रक्चर, साख्त और फंक्शन वगैरह। इसमें ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। बेसिकली हमारे माशरे को, हमारे समाज को सोशियोलॉजी कहा जाता है। साइंस फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमेना इज़ कॉल्ड साइंस। सर्च फॉर नॉलेज, बेसिकली साइंस क्या है? अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस सिर्फ़ और सिर्फ मुशाहदे का नाम है। जब इंसान गौर फ़िक्र करता है अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर तो उसको बेसिकली हम साइंस कंसिडर करने लगते हैं। जो आपका नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जैसे कि आंधी का आना, किसी तूफ़ान का आ जाना, बिजली का कड़कना, ये सारे क्या हैं? नेचुरल फिनोमेनाज हैं। जब हम इनको समझेंगे, इनके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, इनके ये एक बेसिकली दीज आर क्वेश्चंस। जब इन सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, सर्च करेंगे, खोज करेंगे, तो हमें कुछ जवाब मिलेंगे, हम चीज़ों को समझने लग जाएंगे। तो दैट इज़ बेसिकली साइंस। साइंस इज़ द अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमेना। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज़ कॉल्ड बेसिकली साइंस। तो आपने नेचुरल फिनोमेनास को समझना है और उसके बारे में जो इल्म हासिल करना है, उसके बारे में सर्च करना, उसको हम लोग साइंस में स्टडी करते हैं। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन। साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, मुशाहदा। आपका मुशाहदा, आप किस तरह से चीज़ों पे गौर फ़िक्र करते हैं, वो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ होती है एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन कर ली, उसके बाद रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे एंड लास्ट पे हम लोग अपने रिजल्ट्स को कंपाइल कर दें। तो दिस इज़ बेसिकली साइंस। अब साइंटिफिक मेथड क्या होता है उसको भी हम स्टडी करेंगे सोशियोलॉजी के अंदर। अब साइंस एज ए नॉलेज क्यों है? क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन होती है फिनोमेना की। अब देखें कि कोई भी फिनोमेना है, फिनोमेना क्या होता है? कोई भी नेचुरल इवेंट हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, जैसे कि ये बारिश किस तरह से आती है, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। तो जब लोगों को नहीं पता था कि बारिश क्यों आती है, किसी के पास इल्म नहीं था, तो अपने मिथ्स बना लेते थे कि ये कोई अगर तूफ़ान आ गया है तो ये वो किसी के ऊपर कह सकते हैं कि ये सुपरस्टिशियस बातें होती थी कि ये अजाब है, अगर बिजली कड़क रही है तो वो भी अजाब है। तो जब इंसान के पास इल्म आ गया तो इल्म ने क्या किया, उन फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने में हेल्प की। तो क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन करती है फिनोमेना की। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमेना। क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है? चीज़ों को सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना, ग्रुपिंग करना फिनोमेना की, इवेंट्स की, फैक्ट्स की। प्रेडिक्शन का मतलब होता है पेश गोई करना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना बेसिकली। साइंस एज मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कैसे साइंस इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका है, डिस्क्रिप्शन इसमें होती है। पहले तो ऑब्जर्वेशन होती है, मैंने आपको बताया था सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है किसी भी साइंटिफिक मेथड का, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्ज़र्व करना, मुशाहिदा करना, बहुत दिलचस्पी के साथ और गहराई के साथ किसी चीज़ का जब आप मुशाहिदा करते हैं तो उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं साइंस के अंदर। कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एक्सप्लेनेशन। डाटा कलेक्ट करना फिर उसको एक्सप्लेन करना। कोरिलेशन। अब कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साइंस के अंदर। फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था तो कोविड में भी सबसे पहले जो कोविड को जो प्रॉब्लम था उसको हमने साइंटिफिक मेथड के थ्रू सॉल्व किया था। साइंटिफिक मेथड में क्या किया, सबसे पहले तो ऑब्ज़र्व किया गया कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या सिम्टम्स हैं। अब देखा गया कि उनको कोरिलेट किस तरह से किया गया, कैसे पता चला है कि इट इज़ अ वायरल डिजीज़ और इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। कोरिलेट करके चीज़ों को आपस में कि अगर 2 लोग, एक बंदे को कोरोना हो गया और अगर कोई साथ उसके रहने वाले, जो घर में उसके रहने वाले लोग थे, उनको भी उसके साथ हो रहा है, तो हम रिलेट कर रहे हैं कि ये एक वायरल डिजीज़ है क्योंकि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो रहा है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ ही होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं आपस में। और कोरिलेशन में बस इस तरह से हमने चीज़ों को कोरिलेट करना होता है, आपस में उनका लिंक देखा जाता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ क्या लिंक है। एक्सपेरिमेंट में जब ये ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन, कोरिलेशन ये सब हो जाए उसके बाद आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को प्रूव करना होता है थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने तजर्बा करके
उस चीज़ को, अपना जो ऑब्जर्वेशन थी उसको स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट को, ताकि जो भी आपका मफरूज़ा है, जो अभी आपका हाइपोथेसिस है वो ठीक है या गलत है, वो सही या गलत साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट का करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद लास्ट स्टेज होती है, उसमें हम अपने रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं, अपने रिजल्ट्स को हम पब्लिश करते हैं। सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस क्यों है? क्योंकि सोशियोलॉजी इटसेल्फ इज़ नॉलेज। हम कहते हैं कि साइंस इज़ अ नॉलेज, तो सोशियोलॉजी भी क्या है? एक नॉलेज है। अब लॉजी का मतलब क्या होता है? सोशियो का मतलब तो मैंने बता दिया, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, हमारा समाज। और लॉजी कहते हैं किसी भी चीज़ की स्टडी को। तो जहाँ पे हम मुआशरे की स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो इट इज़ इटसेल्फ अ नॉलेज, ये एक इल्म है। ये मेथड यूज़ करता है साइंस का इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल कंडीशन। सोशल जितनी भी हमारी माशरती कंडीशंस होती हैं, हालात होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने के अंदर भी, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। सोशोलॉजिकल नॉलेज हैज़ बीन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स। जैसे कि हर सब्जेक्ट जो है आपका, वो किसी किस्म की उसका जितना भी नॉलेज होता है, जितनी भी रिसर्च होती है, वो सारी की सारी महफूज है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स, असूलों की शक्ल में, थ्योरीज़ की शक्ल में, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की शक्ल में, और फैक्ट्स की शक्ल में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पास सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसको साबित करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। जितनी भी थ्योरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो सारी चीज़ें इस बात को साबित करते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंस है। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। अब नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी का क्या काम है उसको हम स्टडी करेंगे कि देखें सोशियोलॉजी जो है इट लीड्स नर्सिंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। सबसे पहली बात तो ये है कि नर्सिस का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ होता है इंसानों के साथ। जब भी कोई पेशेंट सबसे पहले आता है इमरजेंसी में तो उसको एक नर्स डील करती है। तो जब तक नर्स को नहीं पता होगा कि उसकी ह्यूमन की नेचर क्या है, अगर ग्रुप है तो उस ग्रुप की नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक ग्रुप है, कोई आपके पास केपी कैसे पेशेंट्स आते हैं, पंजाब से आते हैं, सिंध से आते हैं, तो सबकी डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही वो लोग आपको ट्रीट करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो आपने उस पेशेंट की कंडीशन को, इमोशनल साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी सोशियोलॉजी पता हो, ये पता हो कि वो किस बैकग्राउंड से आपके पास आ रहा है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, जितने भी अदारे हैं आपके समाजी, उनको भी आप इसकी मदद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको बेसिकली माशरे को समझने में आसानी होती है, और ह्यूमन ग्रुप्स को और ह्यूमन नेचर को। पीपल रिएक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन नॉर्म्स। ये चीज़ मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी कि लोग क्या करते हैं, अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को, अपने नॉर्म्स क्या होते हैं, उनके मामूलात, उनकी वैल्यूज़, जो जैसे कि उनके चल रही होती है रूटीन, तो उस रूटीन के अकॉर्डिंग ही वो अपने ख्यालात के अकॉर्डिंग ही बीमारी से डील करते हैं। तो एक नर्स को पता होना चाहिए कि वो जो पेशेंट मेरे पास आया है वो किस तरह की उसकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, वो किस सोसाइटी से आया है। जब उसको ये पता होगा कि ये किस सोसाइटी से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, तो उसको डील करने के अंदर उस नर्स को आसानी होगी। तो यही रीज़न है हमारा कि जो आपने सोशियोलॉजी है वो नर्सिंग में क्यों पढ़नी है। सोशल कंडीशंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग एंड प्रिवेंटिंग द डिजीज़। अब जाहिर सी बात है, जो हमारी सोशल कंडीशंस होती हैं, जो समाजी आपके हालात, सूरत हाल होती है, वो किसी भी डिज़ीज़ को कॉज करने में और उससे प्रिवेंट करने में, मतलब कि उसको प्रिवेंट करने में, उससे बचने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर एक सोसाइटी है उसके अंदर कल्चर है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जाती हैं, साफ़ पानी पिया जाता है, अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उससे आइसोलेट कर देते हैं बाकियों को, तो यहाँ पे क्या होगा कि डिज़ीज़ की फैलने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटी जिसके अंदर कोई भी इस तरह का आइसोलेशन वाला सिस्टम नहीं है। वो समझते नहीं है साइंस को, और वो अपनी ही नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बीमारी से डील करते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी। अब सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का आपस में क्या रिलेशनशिप है? सोशियोलॉजी तो होगी हमारे माशरे की स्टडी, हमारे समाज की स्टडीज़, जो चीज़ें हम अपने माहौल में देखते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजी है ये बेसिकली नफ्सियात है, इंसान की मेंटेलिटी है। अब ये दोनों जब चीज़ें मिल जाती हैं तो नर्सिंग के अंदर इसको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है। जब आपने किसी भी पेशेंट को डील करना है
तो इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला के आपको उस पेशेंट को स्टडी करना होगा कि मुझे अगर वो पेशेंट बहुत हाइपर हो रहा है तो तब भी आपको उस कंडीशन में भी काम रहना है, उसको उस पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन भी और उसकी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी, उसका सोशल वैसे बैकग्राउंड भी, ठीक है। आपने इसमें हर तरह से उस पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है, देन ही आप जो है उससे अच्छे से डील कर सकते हैं। सोशल फैक्टर्स अफेक्ट द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़। अब जो हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, जो अनासिर होते हैं सोसाइटी के, माशरे के, वो इस चीज़ को भी डिफ़ाइन करते हैं कि बीमारी कितनी देर तक और कितनी शिद्दत के साथ रहेगी, ठीक है। अगर तो बहुत अच्छी सोशल कंडीशंस होंगी, वहाँ पे परहेज़ किया जा रहा होगा, तो जो डिज़ीज़ की इंटेंसिटी है ना वो बहुत हद तक कम हो जाएगी और उसका ड्यूरेशन यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो भी कम हो जाएगा, मतलब कि जो बंदा है उसको जल्दी आराम आ जाएगा। नर्सिस आर रिक्वायर्ड टू नो द ग्रुप बिहेवियर्स ऑफ द पीपल। तो सोशियोलॉजी पढ़ने का मकसद ही ये है कि जो नर्सिस हैं उनको इंसानों के जो ग्रुप्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं इंसानों के, उन डिफरेंट ग्रुप्स के बिहेवियर्स को अगर वो समझ जाए, उनके रवैयों को अगर वो अंडरस्टैंड कर ले, तो बहुत आसानी हो जाएगी पेशेंट्स के साथ डील करने में। अब यहाँ पे देखें कि आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट नर्स इज़ द फर्स्ट पर्सन। नर्स वो पहली इंसान है या वो पहला बंदा है जो कि डील करता है विद द पेशेंट, चाहे वो एमरजेंसी में है, चाहे वो किसी भी वार्ड में है, तो सबसे पहले उसने ही पेशेंट को डील करना होता है। तो पेशेंट के साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं अपने पेशेंट को लेके, और जो उनके साथ अटेंडेंट्स होते हैं, बेसिकली पेशेंट के साथ जो लोग अपने पेशेंट को लेकर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एंक्शियस होते हैं और स्ट्रेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से नर्स जो है उसको जब तक उसकी बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसके ग्रुप का, उसकी सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का नहीं पता होगा, तब तक वो उससे अच्छे से डील नहीं कर सकती। अदरवाइज़ वहाँ पर क्लैशेज़ आ जाते हैं। दोनों ही ग्रुप्स जो हैं, एक जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है और जो पेशेंट्स और उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, और उसका मसला मेन रीज़न ही ये है कि जो नर्सिस हैं उनको उनकी सोशियोलॉजी, उनकी सोसाइटी और उनकी साइकोलॉजी नहीं पता चलती है। तो इट इज़ द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी दैट गाइड हर। तो सोशियोलॉजी ही है, इसको पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि आपने किस तरह से उनको, पेशेंट के जो नर्व्स हैं, जो टेंस नर्व्स हैं, उस पर काबू किस तरह से करना है, उनको कूल डाउन किस तरह से करना है। ग्रुप बिहेवियर्स की स्टडी होती है वाइल नर्सिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब नर्सिंग क्या है, नर्सिस का काम क्या है, इन्होंने हेल्थ की जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसको एप्लीकेट करना होता है, बेसिकली टू चेंज और रिस्टोर दोज बिहेवियर्स। जितने भी बिहेवियर्स हैं ग्रुप्स के, उन ग्रुप्स के जो बिहेवियर्स हैं उनको चेंज किया जाएगा। किस तरह से हम अपने बिहेवियर से ही अगले के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, और ये तभी मुमकिन है जब हम अच्छे से सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे। Sociology facilitates the provision of health education by the nurse to family, community and society. सोशियोलॉजी पढ़ने से नर्सिस को ये फ़ायदा होगा कि वो जो आपकी हेल्थ एजुकेशन है उससे नर्सिस जो क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकती हैं फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को, माशरे को और हमारे समाज को। इस तरह से जितने भी आपके नर्सिस के क्लैशेस होते हैं विद द अटेंडेंट्स एंड विद द पेशेंट्स, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे जब उनको उनकी बिहेवियर ग्रुप्स के बिहेवियर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और उनकी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, देयर ओरिजिन्स। मैंने पहले बताया है कि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली जो इंसान है उनके ओरिजिन, मतलब कि इंसान का जो इर्तिका था, बिल्कुल इनिशियल हिस्ट्री थी, उसको, इंसानों के फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो उनके जिस्मानी खदुखाल हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस, इदारे, रिलीजियस बिलीव्स, जो उनके डिफरेंट मजहबी अकीदे होते हैं उसको, और सोशल रिलेशनशिप्स को, जो समाजी रिश्ते हैं आपस के अंदर, उनको स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने इंसानों की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना होता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। अब सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। अब इसकी अहमियत क्या है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को, उसको अगर हम देखें तो इसको जो एंथ्रोपोलॉजी है इसको समटाइम्स सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है या फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी, क्योंकि हम इसमें पढ़ते हैं क्या, इंसानों की सकाफत पढ़नी है, उनके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स थे, बिहेवियर्स थे, उसकी हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़नी होती है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, देयर सोसाइटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। It is concerned with the social and cultural dimensions of the living people.
ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जैसे कि पहले अगर देखा जाए जो अर्ली एज स्टोन थी जिसको हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं, पैलियोलिथिक एज में जो इंसान थे वो नोमैडिक थे। अब नोमैडिक क्या होता है आप नोट कर लें, वो लोग जो कि एक जगह पर जब खाना ख़त्म हो जाता है तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह पर गारों के अंदर लोग रह रहे हैं तो इर्द गिर्द में जितनी भी वो जड़ी बूटियाँ थी, फल थी, सब्जियाँ थी, ये जो जानवर थे उनको वो खा चुके हैं। जब वो ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे फूड की किल्लत हो जाएगी, खुराक की किल्लत हो जाएगी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो मूव कर जाएंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे खुराक अवेलेबल होगी। तो ऐसे लोगों को हम नोमैडिक कहते हैं। तो जो पहले एज थी, जो पैलियोलिथिक एरा था, उसके अंदर जो लोग थे वो नोमैडिक थे। उसके बाद जो आपके पास मीज़ोलिथिक एज आई, मीज़ोलिथिक एज में जो इंसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने गारों के अंदर से निकल कर अपना जो है अपने छोटे छोटे झोंपड़ियाँ और हट्स बनाना शुरू कर दिया और उनके अंदर रहना शुरू कर दिया। अब वो लोग नोमैडिक नहीं थे। उन लोगों ने क्या किया कि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे थोड़े छोटे लेवल पे डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी, ठीक है, कल्टीवेशन शुरू कर दी छोटे लेवल पे बिल्कुल। अब उसके बाद जो रिसेंट स्टोन एज थी जिसको नियोलिथिक एरा बोलते हैं, नियोलिथिक एज बोलते हैं, उसके अंदर ये हुआ कि जो इंसान थे उन्होंने परमानेंट अपनी रेजिडेंशियल एरियाज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। मतलब कि परमानेंट जो है मुस्तकिल तौर पे अपनी रिहाइश जो है उसको इख्तियार किया और वहाँ पे उन्होंने फार्मिंग और कल्टीवेशन डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी। खुराक के लिए जानवर पालना शुरू कर दिए और काश्तकारी शुरू कर दी ताकि उनका परमानेंट सोर्स ऑफ फूड जो है वो एक जनरेट हो जाए। उसके बाद अगर देखें तो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में या सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, जिसको एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट कहते हैं, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है, अर्बन रूरल इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है, डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी है, एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन है। अब जिस सबके नाम इंडिकेट कर रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम फ़न को पढ़ते हैं, मतलब कि इंसान की हिस्ट्री को पढ़ेंगे लेकिन फ़न से रिलेटेड। फिर मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे कि इंसान जो है उसका मेडिकल क्या बैकग्राउंड था, वो डिज़ीज़ को किस तरह से ट्रीट करते थे, वो किस तरह से बीमारियों से प्रिवेंशन इख्तियार करते थे। फिर रूरल शहरी मतलब कि देहाती और इकोनॉमिक जो उनका पैसे का जो निज़ाम था उससे रिलेटेड इंसान के क्या करैक्टरिस्टिक्स थे। फिर पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी जो सियासी एंथ्रोपोलॉजी है, डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन आ जाती है कि जो मजहबी तौर पे एंथ्रोपोलॉजी है। अब लोग किस किस मज़हब से थे, इंसान किस किस तरह से वो अपने मज़हब को जो प्रैक्टिस करते थे, वो सारी चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन में आ जाएंगी। तो ये डिफरेंट हमारे पास आगे स्कूल्स आ जाते हैं, आप कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड फील्ड्स आ जाती हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। आगे है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी शेयर मॉडर्न इंटरेस्ट इन एजेंसी पावर। अब पावर में, ताकत में और एजेंसी के अंदर ये जो दोनों डिसिप्लिन हैं ये शेयर करते हैं मॉडर्न इंटरेस्ट, जो जदीद दिलचस्पियाँ हैं। द रिलेटिव रोल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंडिविजुअल एक्शन इन कल्चर इज चेंज। The intersection of ethnicity, class and gender and the historical shaping of modern institutions and cultural representations। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एथनिसिटी होती है, अखलाकियात है, क्लास कहते हैं किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को, जेंडर किसी स्पेसिफिक जिन्स को, और हिस्टोरिकल शेपिंग ऑफ मॉडल मतलब कि हिस्ट्री के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो कल्चर्स थे, वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे जेंडर को, क्लास को, एथनिसिटीज़ को। तो इन सब चीज़ों का जब आपस में इंटरसेक्शन करते हैं तो उसको भी हम सोशियोलॉजी में, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में ही स्टडी करेंगे। कल्चर की आगे से डेफिनेशन हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर आपके पास। अब कल्चर होता है क्या, बेसिकली ये कल्टीवेटेड बिहेवियर्स होते हैं। कल्टीवेट करना क्या होता है, जो चीज़ हम खुद ग्रो करवाते हैं, जो चीज़ हम खुद काश्त करते हैं। बेसिकली आप कह लें कि ये वो बिहेवियर्स हैं, जो कल्चर है ये वो बिहेवियर्स हैं जो हमने खुद सिखाए होते हैं अपनी जनरेशन को। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आने वाली जनरेशन होगी आपकी, वो बहुत सी चीज़ें आपसे सीखेगी। तो बेसिकली वो जो कल्चर हम उसको सिखा रहे हैं, हम उसमें कल्टीवेट कर रहे हैं अपनी अगली आने वाली नस्ल के अंदर। अब इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, बेसिकली ट्रेड्स होती हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं, जो हम खुद सीखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स बिहेवियर्स एक्वायर्ड थ्रू सोशल लर्निंग इज़ टर्म्ड कल्चर। आम अल्फाज में अगर हम इसको देखें तो जो भी बिहेवियर्स हम अपने माहौल से सीखते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हम अपने आबाओ अजदाद से सीखते हैं, वो हमारा कल्चर होता है। तो बेसिकली कल्चर इज़ अ लर्नड बिहेवियर, जो ऐसा बिहेवियर, ऐसा रवैया जो हमने सीखा होता है अपने माहौल से, इर्द गिर्द से, उसको हम कल्चर कहते हैं।
कल्चर के डिफरेंट कंसिस्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स होल दैट इंक्लूड्स नॉलेज, आइडिया, बिलीफ, कस्टम, रिलीजन, लॉ, आर्ट, फोक वे एंड मटीरियल। कल्चर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपका मज़हब भी, आपके रस्म व रवाज भी, आपके अकीदे भी, कवानीन भी, फ़न भी, ख्यालात भी और इल्म भी। आगे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। सबसे पहले इसमें आ जाएगा मटेरियल कल्चर। नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा कल्चर जो कि मैन मेड होता है, जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंसिस्टेड होता है, और इसको टेंजिबल भी कहते हैं। टेंजिबल भी सॉलिड होता है, ठोस, ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जो कि टच की जा सकती हैं। दोज थिंग्स आर नोन एज टेंजिबल। अब इसमें बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर, बुक्स एंड टूल्स। आपको पता है कि एक स्पेसिफिक जगह का अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर की बिल्डिंग्स एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कल्चर को शो करती हैं। जो पुराने अंदरूनी लाहौर की बिल्डिंग्स हैं तो वो क्या है, वो एक मटेरियल कल्चर है। अगर नॉन मटेरियल कल्चर की बात करें तो वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो बेसिकली नॉन मटेरियल होती है, जिसमें इसमें हमारे जेस्चर्स आ जाते हैं, हमारे बिलीफ, हमारे अकीदे, लॉ आ जाता है, लैंग्वेज, आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, इंडस्ट्रीज़ भी आ जाएंगी, और इसको हम ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, जो जदीद कल्चर है हमारे पास। ऑर्गेनिक कल्चर में आपका बायोलॉजिकल साइंसेस की स्टडी होती है। आपको पता है कि ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें हैं उसमें आपके पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि लिविंग है, हम कह सकते हैं, जो कि लाइफ से रिलेटेड है। इसमें जोलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक जोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ लिविंग ह्यूमंस कह लें आप, इसमें जितने भी जानदार हैं, जानवर हैं, वो सारे जोलॉजी में आ जाएंगे। और बॉटनी बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स। जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एंड बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं और इंसानों और जानवरों की स्टडी को जोलॉजी कहते हैं। इनऑर्गेनिक कल्चर में अगर हम देखें तो फिज़िकल साइंसेस जितनी भी हैं वो इनऑर्गेनिक कल्चर को शो करती हैं। इसमें हमारे पास फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, उसके अलावा केमिस्ट्री भी इसी में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी कल्चर ट्रेड्स। कुछ खसूसियात होती हैं हर कल्चर की जिनको हम सिंपल कह सकते हैं, सिंपलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट। इंडिविजिबल वो चीज़ होती है जो कि डिवाइड नहीं हो सकती। किसी भी कल्चर का जो इंडिविजिबल यूनिट होता है उसको हम कल्चर ट्रेड्स कहते हैं। ये मटेरियल भी हो सकती हैं, नॉन मटेरियल भी हो सकती हैं। मटेरियल की अगर बात करें तो उसमें पेन, ब्लैक बोर्ड, चेयर वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास मटीरियल हैं। कल्चर कम्प्लेक्स क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कल्चर ट्रेड्स आपस में मिल जाती हैं ना तो उसको हम कल्चर कम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी है, टेलीविज़न सेट है, क्लासरूम है। आगे हमारे पास कल्चर पैटर्न हो जाता है। अब जिस तरह से कल्चर ट्रेड्स मिली तो कल्चर कम्प्लेक्स बना था। अब दो से ज़्यादा जब कल्चर कम्प्लेक्सेस मिलते हैं तो हमारे पास एक कंबाइंड एक जो नया चीज़ बन जाती है, हम उसको कल्चरल पैटर्न कहते हैं। ड्यू टू पैटर्न्स वी फाउंड यूनिफॉर्मिटी इन ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि वेडिंग पैटर्न है, ट्रांसपोर्ट पैटर्न है। शादियों पे जो रस्म रिवाज है उसमें क्या है, डिफरेंट कम्प्लेक्सेस मिल जाते हैं तो एक नया पैटर्न बन जाता है। कल्चरल थीम क्या होता है, सिमिलरली कुछ जब दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ कल्चरल पैटर्न्स मिलते हैं तो एक कल्चरल थीम बन जाता है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, तो ये क्या है, एक ह्यूमन थीम है, कल्चरल थीम है बेसिकली। कल्चरल कन्फिग्रेशन में देखेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कल्चरल थीम्स रिजल्ट्स इन कल्चरल कन्फिग्रेशन। इसमें आपका मैरिज सिस्टम आ जाता है और पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है। कल्चरल एथोस की बात करें तो इसमें ये कहता है इट इज़ द फिलोसफी ऑफ कल्चर और द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ कल्चर अराउंड विच द इंटायर सोसाइटी रेस्ट्स। मतलब कि एक ऐसा नुक्ता है जिसके अराउंड आपकी जितनी भी सोसाइटी है ना, वो जो सारी की सारी सोसाइटी है वो उसके ऊपर मुनहसिर है। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान था, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा कल्चरल एथो जो है दैट इज़ रिलीजन। मतलब कि हम पाकिस्तान जो है वो रिलीजन के नाम पे बना था ना, ताकि जो मुसलमान है वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, प्रैक्टिसेस को लिबर्टी के साथ जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो पाकिस्तानी कल्चर इज़ एट्रीब्यूटेड एज रिलीजियस। ह्यूमन सोसाइटी क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू परसिस्टेंट रिलेशनशिप्स। मतलब कि ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर जो इंसान है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के अंदर है, एक दूसरे के साथ मुसलसल राब्ते में है। हम लोग अपनी ज़रूरियात के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो शेयरिंग द सेम जोग्राफिकल और वर्चुअल टेरिटरी, सब्जेक्ट टू द सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड डोमिनेंट कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। अगर देखा जाए तो हम लोग सेम जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उसके अलावा जो हमारी बहुत सारी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको भी हम शेयर करते हैं। बहुत से लोग तकरीबन एक ही गवर्नमेंट के मातहत हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम ह्यूमन सोसाइटी के अंदर स्टडी करते हैं।
ह्यूमन सोसाइटीज़ आर करेक्टराइज्ड बाय पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स के जो पैटर्न्स होते हैं उसके थ्रू सोसाइटीज़ जो होती हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर बिटवीन इंडिविजुअल्स हु शेयर अ डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। अ गिवन सोसाइटी में बी डिस्क्राइब्ड एज अ सम टोटल ऑफ सच रिलेशनशिप्स अमंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक अगर स्पेसिफिक एरिया किसी हम जो सोसाइटी है, लिविंग सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उसकी बात कर लें तो उसके लोग जो हैं वो आपस में एक कॉमन टाइप ऑफ कल्चरल ट्रेड्स शेयर करेंगे। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, लोकल जगहों की बात करें, ऐसा इलाका जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो उसके लोग जो हैं वो एक तरह से कॉमन, एक हम कह सकते हैं कि वो लोग आपस में कुछ कॉमन ट्रेड्स शेयर करते हैं। तो वो लोग जब अपने कोई त्यौहार होते हैं तो उसको अपने तरीके से मनाते हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि जो DHA में लोग रहते हैं वो अगर कोई लोकल इवेंट आ जाए या कोई लोकल आप कह लें कि हमारा त्यौहार आ गया, उसको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करेंगे जैसा कि किसी लोकल एरिया के अंदर, किसी रूरल एरिया में, गांव देहात में लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उन लोगों की आपस में जो कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं वो कुछ हद तक डिफरेंट होती हैं। इसी को हम ह्यूमन सोसाइटीज़ की स्टडी कहते हैं, जिसको हम के सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब लेवल्स ऑफ सोसाइटी दो तरह से हैं, एक तो है माइक्रो सोसाइटी लेवल, दूसरा है मैक्रो सोसाइटी लेवल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। अब इसमें यह है कि ऐसी सोसाइटी के अंदर हम इंडिविजुअल्स का आपस में जो रिलेशनशिप है, जो उनके करैक्टर्स हैं, जो उनकी खसूसियात हैं, जो उनकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, उनको स्टडी करते हैं। जबकि जो मैक्रो सोसाइटी लेवल होता है उसमें हम बड़े लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, हम इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ों को एनालाइज करते हैं। एज द नेम सजेस्ट दिस इज़ द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, माइक्रो नाम से इंडिकेटेड है कि ये स्मॉल लेवल के ऊपर हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे। माइक्रो लेवल सोसाइटीज़ आर फैमिलीज़, मस्जिद ग्रुप्स, स्कूल्स एंड द लाइक। मतलब इस तरह के जो छोटे लेवल पे आपकी सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको हम माइक्रो लेवल सोसाइटी में स्टडी करते हैं। द माइक्रो लेवल डील्स विद द डेली एक्शंस एंड द इंटरेक्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। मतलब कि इसमें हम स्टडी करेंगे एक फैमिली है, अगर उस एक फैमिली है तो उसमें जो आपस में जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने अगर 10-15 जाते हैं, वो ग्रुप जो है उसका आपस में रिलेशनशिप कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम छोटे लेवल पे देख रहे होते हैं। इट एग्जामिन द सोशल रोल्स विद इन द सोसाइटी। मतलब कि एक छोटी सोसाइटी के अंदर जो सोशल रोल्स हैं, जो किरदार हैं लोगों के माशरती और माशी, उनको हम स्टडी करते हैं बेसिकली। अगर हम मैक्रो लेवल सोसाइटी को देखें तो नाम से इंडिकेट कर रहा है कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, इसमें सोसाइटी की जो ग्रुपिंग है वो लार्ज लेवल पे होती है। इज़ अ टर्म डिस्क्राइबिंग द स्टडी ऑफ लार्जेस्ट सोसाइटीज़ एंड पॉपुलेशंस। जो मैक्रो लेवल है वो देखता है कि हाउ द इंस्टीट्यूशंस विद द लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट थिंग्स लाइक द इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, रिलीजन एंड मोर। इसमें देखा जाता है कि जो इदारे हैं बड़े लेवल के ऊपर, उनके अंदर जो लोग हैं वो किस तरह से हमारी इकोनॉमी को, मतलब कि जो हमारा मुआशी निज़ाम है उसको, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, जैसे कि वोट जब डालते हैं तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, लोगों के लार्ज ग्रुप के ऊपर, रीजन को, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैक्रो लेवल सोसाइटी में कंसिडर की जाती हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इनका आपस में कनेक्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड होता है। और ये क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ गिविंग ऑफ में एंड ओवरऑल फील ऑफ द कल्चर दैट द सोसाइटी प्रैक्टिसेस। मतलब कि ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं इस चीज़ के साथ कि किस तरह से जो हम कल्चरल अपनी ट्रेड्स हैं जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उसका क्या नतीजा निकलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी। इस चैप्टर के अंदर उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होंगी। आपने कल्चर का, सोसाइटी का, हेल्थ का और एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करना है। बाकी जो चीज़ें इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।